हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करते हैं हमारे डेली करंट अफेयर के आज के सेशन को। और आज हम यहाँ पर 7 जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर एक एक करके डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। एंड तक सेशन को देखिएगा, इंटरेस्टिंग सेशन है। पीडीएफ और मॉक टेस्ट क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, वहां से आप इसे कलेक्ट कीजिए। तब तक हम चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं 7 जुलाई के करंट अफेयर में। देखिए, आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? तो यहां पर बात की जा रही है आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप की। 2026 में इसका जो खिताब है यह ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम ने अपने नाम किया। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया ने इस टूर्नामेंट में फाइनल में किसको हराया है? इंग्लैंड को। और यहां पर इंटरेस्टिंग यह है कि लंदन के ही लॉर्ड्स के मैदान पर आईसीसी का फाइनल खेला गया था विमेंस टी20 वर्ल्ड कप का। और फाइनल में यहां पर ऑस्ट्रेलिया विनर रहा, रनर अप रहा इंग्लैंड की टीम। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर रिकॉर्ड 7वीं बार यह खिताब जीता है। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर मिलता है कि ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया और यह ऑस्ट्रेलिया की 7वीं जीत है आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप की। इंडियन टीम बाहर हो गई थी, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम की कैप्टन है सोफी मॉलिनेक्स। इन्होंने अपनी कैप्टनसी में पहली बार आईसीसी का खिताब जीता है। फाइनल में बेथ मुनी, ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट प्लेयर है, इन्होंने अच्छी पारी खेली थी और प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता। मैन ऑफ द मैच आप इसको बोल सकते हैं। और इसके अलावा जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब है वो भी बेथ मुनी को ही दिया गया। किस टीम की प्लेयर है? तो ये प्लेयर है ऑस्ट्रेलिया की। ये एक फैक्ट याद रखिएगा। इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम आज तक कभी भी आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई है, जबकि ये 10वां एडिशन है आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप का। ठीक है, तो बेसिक डिटेल आपको पता चल गई। कौन सा एडिशन है ये क्वेश्चन आ सकता है। तो विमेंस टी20 वर्ल्ड कप का इस बार 10वां एडिशन था। इंग्लैंड और वेल्स में यह संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था और रनर अप मेजबान टीम ही रही है इंग्लैंड। चैंपियन कौन रहा? ऑस्ट्रेलियाई विमेन क्रिकेट टीम। रनर अप रही इंग्लैंड की विमेन क्रिकेट टीम। ठीक है, इंग्लैंड की कैप्टन नेट साइवर ब्रंट रही और ऑस्ट्रेलियाई कैप्टन कौन थी? सोफी मॉलिनेक्स। आईसीसी इसका आयोजन करवाता है, आईसीसी का टूर्नामेंट है। 2009 में इसकी पहली बार शुरुआत की गई थी और पहला एडिशन जीता था इंग्लैंड ने, जो कि इस बार रनर अप रहा है। सबसे सक्सेसफुल टीम ऑस्ट्रेलिया है। 7 बार ऑस्ट्रेलिया की विमेंस क्रिकेट टीम ने विमेंस टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। तो ये बेसिक डिटेल सारी क्लियर हो जाती है, सारे फैक्ट पूछे जाने वाले हैं, नोट कीजिएगा। आगे, भारत के पहले ग्रीनफील्ड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का इनॉग्रेशन कहां किया गया है? इंडिया का पहला ग्रीनफील्ड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, इसका इनॉग्रेशन किया गया राजस्थान के पचपदरा नाम के क्षेत्र में। तो राजस्थान, अगर राज्य देखें तो राजस्थान में इसका इनॉग्रेशन किया गया है। समझना पड़ेगा कि दोनों होते क्या हैं, लेकिन पहले हम बेसिक डिटेल देख लेते हैं, फिर हम इसकी भी बात करेंगे। देखिए, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और राजस्थान गवर्नमेंट का ये एक संयुक्त उपक्रम है। तो जो इसका प्रॉफिट है वो शेयर किया जाएगा। 74% प्रॉफिट हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास रहेगा और राजस्थान सरकार को 26% का इसमें प्रॉफिट दिया जाएगा। तो इन दोनों का ये एक जॉइंट वेंचर है। टोटल इसकी कॉस्ट आई है 69,450 करोड़ रुपए। ठीक है, इस कॉस्ट में इसको विकसित किया गया है। इसकी रिफाइनिंग कैपेसिटी की बात करें तो ये 9 मिलियन मीट्रिक टन पर एनम, हर साल 9 मिलियन मीट्रिक टन इसकी कैपेसिटी है, अगर हम रिफाइनिंग कैपेसिटी की बात करें। जबकि हम देखते हैं पेट्रोकेमिकल प्रोडक्शन कैपेसिटी, तो ये पर एनम रही है 2.4 मिलियन मीट्रिक टन ये रहने वाली है। ठीक है, बेसिक डिटेल तो हमने देख ली कि ग्रीनफील्ड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है, ये इंडिया का पहला है, राजस्थान में स्थापित किया गया। होता क्या है? तो देखिए, यहां पर कैजुअली क्रूड ऑयल से पेट्रोल, डीजल, एलपीजी जैसे जो ऑयल है, ईंधन है, उनमें बदलने के साथ साथ प्लास्टिक, पॉलीमर, सिंथेटिक फाइबर, इन सब का भी प्रोडक्शन किया जाता है। ये अन्य जो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स है वो भी यहां पर बनाए जाते हैं। तो पर्टिकुलर 2 काम यहां पर चल रहे हैं। एक काम है यहां पर
क्रूड ऑयल से पेट्रोल, डीजल, एलपीजी जैसे ईंधन निकालना, और साथ ही साथ इसी ऑयल से प्लास्टिक, पॉलीमर, सिंथेटिक फाइबर ऐसे जो प्रोडक्ट है उनको भी बनाया जाता है। तो ये हो जाता है ग्रीनफील्ड रिफाइनरी कम पेट्रोलियम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स। यहां पर एक वर्ड और है, ग्रीनफील्ड। ग्रीनफील्ड देखिए, रिफाइनरी में तो क्या काम होता है, क्रूड ऑयल से नॉर्मली ईंधन निकाले जाते हैं, पेट्रोल, डीजल वगैरह। ग्रीनफील्ड का मतलब होता है कि यहां पर पहले से कोई भी, ऐसा नहीं है कि पहले से ही कोई कंपनी है या ढांचा है और उसके ऊपर रिकंस्ट्रक्ट कर दिया गया और उसको बना दिया गया, नहीं, ये नए सिरे से पूरा प्रोजेक्ट बनाया गया है। इसको आप ऐसे देख सकते हैं, खाली जमीन थी और यहां पर ये ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है, मतलब पहली बार ही इसे शुरू किया गया है। और रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, रिफाइनरी का भी काम किया जा रहा है और पेट्रोकेमिकल जो प्रोडक्ट है उनका भी निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, ये इंडिया का पहला है, राजस्थान में इसकी स्थापना की गई है। इजी, ठीक है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसे एचपीसीएल के नाम से जाना जाता है, भारत सरकार की एक सरकारी तेल और गैस कंपनी, ठीक है ना। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, एविएशन फ्यूल, पेट्रोलियम उत्पादों की रिफाइनिंग, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ये काम ये कंपनी करती है। इंडियन गवर्नमेंट की एक महारत्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है, पीएसयू। 1974 में इसकी स्थापना हुई थी, महाराष्ट्र के मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के अंतर्गत यह संस्था सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्था है। हाल ही में तेजन बाई का निधन हो गया, यह किस कला से संबंधित है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट करिएगा, ठीक है ना, पूछा जा सकता है। तेजन बाई ये छत्तीसगढ़ राज्य से आती, ठीक है, हाल ही में इनका निधन हो गया। ये एक फोक संगीत या लोक संगीत हम इसको बोल सकते हैं, इससे संबंधित है, जिनका नाम है, जिस संगीत का नाम है पांडवानी। ओके, तो पांडवानी फोक संगीत से संबंधित है छत्तीसगढ़ की लोक गायिका तेजन बाई। 70 ईयर की एज में इनका निधन हो गया है। अब यहां पर जो पांडवानी, हम एक वर्ड देख रहे हैं ना, ये जो हम लोक संगीत की बात कर रहे हैं, एक्चुअल में छत्तीसगढ़ बेस्ड एक लोक संगीत की शैली है, महाभारत की लोक शैली है, मतलब महाभारत काल की जो भी घटनाएं हैं उनको संगीत के माध्यम से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो तेजन बाई ने पुरुषों द्वारा प्रचलित है कपालिक स्टाइल, मतलब क्या होता है कि इस जो पांडवानी लोक संगीत है उसमें कपालिक जो स्टाइल होती है वो पुरुषों में ज्यादा प्रचलित होती है। तो तेजन बाई ने क्या किया है कि पुरुषों द्वारा प्रचलित ये जो स्टाइल है इसमें प्रस्तुति देकर कला को एक नई पहचान दी थी, महिलाओं की एंट्री करवाई थी इस कला के अंदर। काफी सारे अवार्ड तेजन बाई को दिए जा चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहली बार कला के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए 1988 में इनको पद्मश्री दिया गया था। आगे चलकर संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1995 में दिया गया, पद्म भूषण दिया जा चुका है 2003 में तेजन बाई को, है ना, और पद्म विभूषण इनको 2019 में दिया गया था। तेजन बाई पंडवानी फोक सिंगिंग या लोक गायन, लोक संगीत बोल लो, लोक गायन, इससे संबंधित है। महाभारत की कहानियां गीत संगीत के माध्यम से, अभिनय के माध्यम से दर्शाई जाती है पांडवानी में। किस राज्य से संबंधित? भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित। महाभारत की कहानियों को गाकर सुनाना छत्तीसगढ़ की पारंपरिक कला पांडवानी फोक सिंगिंग, ठीक है। ओरिजिन इसका छत्तीसगढ़ ही है। वेदमती और कापालिक इसकी दो स्टाइल है मेन, इसमें से कापालिक जो है ना स्पेशली पुरुषों के द्वारा गाया जाता है, लेकिन महिलाओं के द्वारा इसकी शुरुआत की थी तेजन बाई ने। तो इजी था वैसे, इतना टफ नहीं था, याद रखिएगा। आप सभी के लिए मानसून सेल चल रही है क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर, तो फायदा उठाइए, है ना, कंटिन्यू है आपके लिए। तो आपके लिए यहां पर आज के सेशन में आरएम 2.0 को आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, ये स्पेशली सिविल सर्विसेज के जो स्टूडेंट है ना उनके लिए है, चाहे वो स्टेट की किसी सिविल सर्विसेज के एग्जाम दे रहे, चाहे सेंट्रल में यूपीएससी के एग्जाम दे रहे, तो वो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। काफी अफोर्डेबल प्राइस में अभी के लिए आपको देखने को मिल जाएगा, और सभी कोर्सेस वैसे अभी आपको अप टू 90% तक ऑफ में देखने को मिल जाएंगे मानसून सेल में। तो क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को आप चेकआउट कीजिए, 12 तारीख तक सेल आपके लिए कंटिन्यू है।
इसकी लिंक मैं आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप अवेल कर सकते हैं और एप्लीकेशन को तो चेकआउट कीजिएगा ही। कोई भी आपको डाउट है, कोई भी आपकी क्वेरी है तो हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अरेबियन सी से खोजी गई नई डीप सी फिश स्पीशीज का नाम क्या है? तो गहरे समुद्र की एक मछली की प्रजाति की खोज की गई है अरब सागर में, इंडिया के जो क्षेत्र है, समुद्री क्षेत्र, उसके अंदर। ये जो नई डीप सी फिश स्पीशीज है इसका नाम है साइटोप्सिस इंडिका। ओके, तो साइटोप्सिस इंडिका की इसकी खोज की गई है ICAR, सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट। इनके साइंटिस्टों ने दक्षिणी केरल के पास अरेबियन सी में साइटोप्सिस इंडिका नाम की एक डीप सी फिश स्पीशीज की खोज की है। एक्चुअल में ये लक्षद्वीप सी में 350 से 500 मीटर की गहराई में खोजी गई है। वैसे पहले भी एक ऐसी मछली की प्रजाति को खोजा गया था, साइटोप्सिस रोसिया इसको नाम दिया गया था, लेकिन अब जो प्रजाति मिली है इसमें पता चल रहा है कि ये पहले मिली हुई जो मछली की प्रजाति थी उससे काफी अलग है। साइटोप्सिस इंडिका इसलिए इसको नाम दिया गया है अलग हटके, और इसे इंडियन डोरी भी कहा जाता है क्योंकि यह पहली बार भारतीय समुद्री क्षेत्र में पाई गई है और फिश की आज तक ऐसी कोई प्रजाति भारतीय समुद्री क्षेत्र में नहीं पाई गई। पहली बार इसे खोजा गया है, इसका नाम है या तो साइटोप्सिस इंडिका और इसे इंडियन डोरी के नाम से भी पुकारा जाता है। ठीक है, डीप सी में लक्षद्वीप के तटों पर 350 से 500 मीटर की गहराई में इसे खोजा गया है। देखिए यहां पर ICAR, सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात कर लेते हैं क्योंकि इसने खोजी है, इसके साइंटिस्टों ने खोजी है। तो सबसे पहला तो सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये जो संस्था है भारत में मरीन फिशरीज और मरीन बायोडायवर्सिटी पर रिसर्च करने वाली एक सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्था है। 1947 में इसकी स्थापना की गई थी, केरला के कोची में इसका हेडक्वार्टर है। और यह संस्था जिसके अंडर में काम करती है वो है ICAR। अब यहां पर ICAR का मतलब होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, एग्रीकल्चरल रिसर्च। भारत में एग्रीकल्चरल एजुकेशन रिसर्च, जो एग्रीकल्चर की नई टेक्नोलॉजी है उसमें रिसर्च करना इस संस्था का काम है। सर्वोच्च संस्था है एग्रीकल्चर रिसर्च में काम करने वाली, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत कार्य करती है और इसके अंतर्गत काम करता है सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसने फिश की नई प्रजाति की खोज की है। इजी। आपी ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड और की टू द सिटी ऑफ टेम्पा से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहां पर 2 अवार्ड है, नॉर्मली देखा जाए तो ये टाम्पा है। आपी ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड एक तो ये हो गया, एक ऑनर के रूप में है की टू द सिटी ऑफ टाम्पा। ये दोनों अवार्ड दिए गए हैं भारत की नीता अंबानी को। आंसर हो जाएगा आंसर टी। समझेंगे कि दोनों अवार्ड क्या है। पहले हम कैजुअल इंफॉर्मेशन जो हमारी न्यूज है हम उसकी बात करेंगे। रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर और चेयरपर्सन है नीता अंबानी, इनको आपी ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड और की टू द सिटी ऑफ टाम्पा 2 अवार्ड से सम्मानित किया गया। देखिए नीता अंबानी को यह जो अवार्ड दिया गया है हेल्थ केयर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, कल्चर, कम्युनिटी डेवलपमेंट, इन क्षेत्रों में जो इनका एनजीओ काम करता है, इनका जो योगदान है, मतलब परोपकारी काम इनके द्वारा जो किए जाते हैं समाज के लिए, उसके लिए इन 2 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अभी आपी एनुअल कन्वेंशन एंड साइंटिफिक असेंबली एक सम्मेलन है, इसका आयोजन किया गया था यूएसए के फ्लोरिडा के टाम्पा में। यहां पर ये 44th समिट का आयोजन किया गया है और यहीं पर नीता अंबानी को ये 2 अवार्ड दिए गए। अब यहां पर देखो आपको एक तो ये आपी ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड की जब हम बात करते तो इसमें समझ में आता है कि आपी एक वर्ड है, इसका मीनिंग तो आपी का मतलब है अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब इंडियन ओरिजिन के जो डॉक्टर है, भारतीय मूल के जो डॉक्टर है जो अमेरिका में रहते हैं, उनका ये सबसे बड़ा संगठन है। ठीक है, हेल्थ केयर, मेडिकल एजुकेशन, कम्युनिटी सर्विसेज को बढ़ावा देना, इसके लिए संस्था काम करती है। 1982 में ये स्थापित हुई थी और यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। अब देखिए इसी संस्था के द्वारा ह्यूमैनिटेरियन वर्क करने के लिए जो अवार्ड दिया जाता है वो कहलाता है आपी ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। तो किसको दे दिया गया? नीता अंबानी को, है ना। की टू द सिटी, अब जिस सिटी में
ये सम्मेलन आयोजित किया गया। कहां पर? यूएसए फ्लोरिडा के टाम्पा में। वहां पर शहर के द्वारा दिया जाने वाला एक सिंबॉलिक नागरिक सम्मान, उस शहर के जो मेयर होते हैं, मेयर ऑफ द सिटी, वो इस अवार्ड को देते हैं, एक सिंबॉलिक सिविलियन ऑनर। तो इसका नाम है की टू द सिटी ऑफ टाम्पा, है ना, जो अवार्ड का नाम है पर्टिकुलर, जो मैंने आपको बताया, की टू द सिटी ऑफ टाम्पा। तो ये भी किसको दिया गया? नीता अंबानी को। ठीक है। एआई फॉर गुड ग्लोबल कमीशन के फाउंडिंग मेंबर्स में कौन से भारतीय उद्योगपति शामिल है? तो एआई फॉर गुड ग्लोबल कमीशन, ये एक नया कमीशन है जो पहली बार बना है, एआई फॉर गुड ग्लोबल कमीशन। इसके फाउंडिंग मेंबर में वैसे तो वर्ल्ड के अलग अलग देशों के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो इसमें शामिल किए गए। इंडिया के जो शामिल है ना, वो हैं फाउंडिंग मेंबर में सुनील भारती मित्तल, मुकेश अंबानी और लक्ष्मी एन मित्तल। आंसर हो जाएगा आंसर बी। ओके, तो डिटेलिंग देख लेते हैं। एआई फॉर गुड ग्लोबल कमीशन, इसे हाल ही में लॉन्च किया गया और इसके फाउंडिंग मेंबर में वर्ल्ड के 44 ग्लोबल जो नेता है ना, जो ग्लोबल लीडर्स है, लीडर्स बोल सकते हैं, 44 ग्लोबल लीडर्स का एक हाई लेवल ये ग्रुप है जो कमीशन बना है। काम क्या करेगा? एआई का सिक्योर, रिलायबल और सभी देशों के लिए लाभकारी उपयोग कैसे सुनिश्चित किया जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए पॉलिसी को लेकर, और डिजिटल डिवाइड जो वर्ल्ड में देखने को मिल रहा है उसको कैसे कम किया जाए। बहुत लोगों के पास सुविधाएं हैं एआई की, बहुत देशों के पास नहीं है, पिछड़े हुए हैं, है ना, इंटरनेट नेटवर्क को लेकर भी, कम्युनिकेशन नेटवर्क को लेकर भी। तो ये डिजिटल डिवाइड जो, इसको भी कैसे कम किया जाए, इसको लेकर एआई फॉर गुड ग्लोबल कमीशन को लॉन्च किया गया। वर्ल्ड के 44 ग्लोबल लीडर्स इसके फाउंडिंग मेंबर। इनमें जो इंडियंस शामिल है फाउंडिंग मेंबर में, वो है सुनील भारती मित्तल, मुकेश अंबानी और लक्ष्मी एन मित्तल। इसका पहला सम्मेलन अभी आयोजित किया जाएगा, आज शुरू होगा 7 से लेकर 10 जुलाई 2026 तक स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। ठीक है, एआई फॉर गुड ग्लोबल समिट 2026, इसी के दौरान ये इस कमीशन का भी पहला सम्मेलन आयोजित किया जाने वाला है। तो समझ में आ गया कमीशन का काम क्या है ना। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के अंतर्गत ही इस कमीशन को बनाया गया है। रिस्पॉन्सिबल एआई, डिजिटल इंक्लूजन और ग्लोबल एआई गवर्नेंस को बढ़ावा देना इस कमीशन का मुख्य कार्य है। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है जो कि टेलीकम्युनिकेशन, है ना, रेडियो स्पेक्ट्रम, सैटेलाइट ऑर्बिट्स, इनके जो स्टैंडर्ड है इनका समन्वय करने का काम करती है। 1865 में इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की स्थापना की गई और हेडक्वार्टर इसका स्विट्जरलैंड के जेनेवा में ही देखने को मिलता है। गगनयान मिशन के लिए सॉल्व का पहला ग्राउंड टेस्ट किस संगठन ने किया है? अच्छा, गगनयान मिशन किसका मिशन है? यह मिशन है इसरो का। तो इसके लिए जो टेस्ट करेगा, सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल फॉर एक्सपेरिमेंट्स, इसका नाम है सॉल्व। ठीक है, तो जो पहला परीक्षण किया गया है, ग्राउंड टेस्ट किया गया है, यह भी किसके द्वारा किया गया? इसरो के द्वारा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। है क्या, समझो। अगर हम सॉल्व की बात करते हैं, एक छोटा टेस्ट रॉकेट है। जब हमारे, देखिए, पहले तो गगनयान मिशन भारत का पहला ऐसा मिशन है जिसमें हम अपने एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में भेजेंगे। 2027 तक ये लॉन्च किए जाने का हमारा लक्ष्य है इसरो का। तो अब जो अंतरिक्ष में भेजेंगे तो उनको सफलतापूर्वक लैंडिंग की जरूरत पड़ेगी। तो सॉल्व की बात करें, सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल फॉर एक्सपेरिमेंट, एक छोटा टेस्ट रॉकेट है जिससे इसरो ने नई टेक्नोलॉजी और एक्सपेरिमेंट्स की जांच करने के लिए विकसित किया है। इसके तहत क्या किया गया है, जो क्रू मॉड्यूल है ना, उसको 10 से 17 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाकर 10 पैराशूट की मदद से सफलतापूर्वक उनकी सी में लैंडिंग करवाई गई है। एक परीक्षण किया गया है, इसका नाम है सॉल्व, सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल फॉर एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, तो इसरो के द्वारा यह पहला ग्राउंड टेस्ट किया गया सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक। गगनयान मिशन 2018 में अनाउंस किया गया था। इंडिया फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन, हम पहली बार हमारे जो एस्ट्रोनॉट है, हमारा इसरो, उसको भेजेगा कहां पर? अंतरिक्ष में। और अंतरिक्ष में कुछ दिन बिताने के बाद वापस इनको सफलतापूर्वक लाया जाएगा। तो LVM-3 GSLV मार्क 3 के माध्यम से ये लॉन्च व्हीकल का हम यूज करेंगे, लो अर्थ ऑर्बिट तक इनको ले जाया जाएगा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ही ये लॉन्च किए जाते हैं।
आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा द्वीप पर यह हमारा सैटेलाइट लॉन्चिंग एक पैड है, सेंटर है। 1971 में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना की गई थी। नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस 2026 में एआई इनोवेशन कैटेगरी का गोल्ड अवार्ड किस संस्था को दिया गया है? अच्छा, नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए अगर किसी ने बहुत ही उन्नत काम किया है तो इसे किसी संस्था, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, है ना, किसी विभाग को, डिपार्टमेंट को अवार्ड दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस। 2026 में एआई इनोवेशन कैटेगरी में जो गोल्ड अवार्ड है यह दिया गया है आईसीएमआर को। आईसीएमआर, इसकी बात करें आईसीएमआर की, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इसका पूरा नाम। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस 2026 में इनोवेशन बाय यूज ऑफ एआई एंड अदर न्यू एज टेक्नोलॉजीज कैटेगरी, इसमें गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एक्चुअल में आईसीएमआर का एक प्रोजेक्ट इसने लॉन्च किया था जिसका नाम था आईसीएमआर माइंड्स प्रोजेक्ट। ये एक प्रोजेक्ट लाया गया था इस मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। एक्चुअल में इसके तहत देखिए जो क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से मेंटल हेल्थ और सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स की स्क्रीनिंग, असेसमेंट, मैनेजमेंट को नॉन कम्युनिकेबल डिसीज की देखभाल के साथ इंटीग्रेट करने के लिए आईसीएमआर माइंड्स प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था आईसीएमआर ने। तो एक बोल सकते हैं कि मेडिकल सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में एआई का प्रॉपर यूज या फिर ई गवर्नेंस का प्रॉपर यूज यहां पर लागू किया गया था। तो इसीलिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को इनोवेशन बाय यूज ऑफ एआई एंड अदर न्यू एज टेक्नोलॉजीज कैटेगरी में गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। अभी 29th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस, ये हमने कुछ सेशंस पहले पढ़ी थी, कहां आयोजित की गई थी? राजस्थान के जयपुर में। यहीं पर अवार्ड दिया गया है आईसीएमआर को। तो समझ में आ गया आईसीएमआर माइंड्स क्या था? एक इनिशिएटिव था जिसके लिए अवार्ड दिया गया है आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को। यह भारत की सबसे बड़ी मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना। डिसीज के रोकथाम, उनका उपचार, हेल्थ से रिलेटेड जो भी रिसर्च है वो करने का काम इस संस्था का है। 1911 में इसकी स्थापना की गई थी। हालांकि जो वर्तमान नाम है वो आगे चलकर 1949 में आजादी के बाद मिला। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। और ये तो समझ में आई गया, नेशनल लेवल का अवार्ड है, नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस के माध्यम से गवर्नमेंट सर्विसेज को और बेहतर बनाने के लिए किसी भी डिपार्टमेंट, राज्य या फिर किसी भी अधिकारी को यह अवार्ड प्रदान किया जा सकता है। देता कौन है अवार्ड? डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंस। ये जो डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंस और पेंशंस के अंतर्गत कार्य करता है और यही अवार्ड देता है। अंकटाड द्वारा आयोजित इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट ऑन कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ एंड पॉलिसी के 9th सत्र की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? तो अंकटाड एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रेड के लिए काम करती है, अभी हम बात करेंगे। अंकटाड के द्वारा एक बोल सकते हैं सम्मेलन का आयोजन किया गया है, कॉन्फ्रेंस का, इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ एंड पॉलिसी। ये एक बोल सकते कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इसका 9th एडिशन था और इसकी अध्यक्षता इस बार की है इंडिया ने। किसने की अध्यक्षता? इंडिया ने। ठीक है, तो देखिए इंडिया ने अंकटाड द्वारा स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ एंड पॉलिसी के 9th एडिशन की अध्यक्षता की है। 3 दिवसीय एक सम्मेलन या इसको मीटिंग बोलने, बैठक बोलने, इसकी अध्यक्षता की गई इंडिया के द्वारा। देखिए उद्देश्य क्या है? दुनिया भर में कंज्यूमर प्रोटेक्शन को मजबूत करना। जो कंज्यूमर होते हैं ना, उनके राइट्स को कैसे हम सेव कर सकते हैं, उनके राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनके लिए कौन सी अच्छी लॉ पॉलिसी इनको बना सकते हैं या फिर जो बनी हुई है उन पर विचार विमर्श करने के लिए कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन को और ज्यादा हम कैसे लीड कर सकते हैं और ज्यादा अच्छी तरीके से कैसे लागू कर सकते हैं। तो इन्हीं सभी मुद्दों पर बातचीत करना, देशों के बीच में जो कॉपरेशन है उसको आगे बढ़ाना, इस उद्देश्य से नॉर्मली ये पर्टिकुलर सत्र या बैठक मीटिंग आयोजित की जाती है। अंकटाड आयोजित करता है
कंज्यूमर प्रोटेक्शन पर बातचीत की जाती है। तो अंकटाड यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इसका पूरा नाम है। यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है जो ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट से जुड़े हुए कार्यों को देखती है, यूनाइटेड नेशन की बॉडी। इसकी स्थापना 1964 में की गई। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। इसलिए जो 9th समिट हुई है वो भी कहां आयोजित की गई? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। और इसकी अध्यक्षता इंडिया ने की है। हमारे यहां पर डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर की सचिव है निधि खारे, इन्होंने अध्यक्षता की है। तो इंडिया के पास ही अध्यक्षता, तो इंडिया की तरफ से हमको रिप्रेजेंट किया है निधि खारे ने। ठीक है, अंकटाड जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत अंकटाड काम करता है। लास्ट क्वेश्चन, पशुजन्य युद्ध अभ्यास मॉक ड्रिल का आयोजन कहां किया गया? पशुजन्य युद्ध अभ्यास मॉक ड्रिल, इसका आयोजन किया गया मध्य प्रदेश राज्य में। ओके, मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग है, इसने मध्य प्रदेश के विदिशा में पशुजन्य युद्ध अभ्यास नामक एक 5 दिन की मॉक ड्रिल का आयोजन किया है। देखिए क्या होता है, जो H1N1 जैसे जो वायरस फैलते हैं, इन्फ्लुएंजा ए, H1N1, बर्ड फ्लू है ना, स्वाइन फ्लू, ऐसे जो वायरस फैलते हैं, अगर इन फ्यूचर ऐसा कोई वायरस फैलता है तो उसके लिए एक मॉक ड्रिल यहां पर आयोजित की गई है, ताकि पशुओं में फैलने वाली जो एनिमल डिसीज है और जो ज़ूनोटिक डिसीज है, मतलब जो पशुओं से इंसानों में भी फैल जाती है, अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है तो उनसे निपटने के लिए भारत की तैयारी कितनी है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स हम कितना स्पीड में कर पाएंगे, हमारे जो अलग अलग डिपार्टमेंट है या एजेंसीज है उनके बीच में कितना अच्छा कोऑर्डिनेशन है, देख तो ले। अब देखो H1N1, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, ऐसी जो बीमारियां वो बोल के तो फैलेगी नहीं, तो उसके लिए पहले से ही मॉक ड्रिल कर लो कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट कितनी तैयार है, अगर ऐसी कंडीशन एक इमरजेंसी सिचुएशन बनती है, कभी फैल जाते हैं स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू, तो इमरजेंसी रिस्पॉन्स हम कितना अच्छा कर पाएंगे, हमारे जो डिपार्टमेंट है कितने अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट कर पाएंगे, नहीं तो पता चलता सब अलग अलग चल रहे हैं और लोग मरते जा रहे हैं। तो इन सभी के लिए एक मॉक ड्रिल है, इसी को नाम दिया गया है पशुजन्य युद्ध अभ्यास। 5 दिन की मॉक ड्रिल है, मध्य प्रदेश के विदिशा में इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। ठीक है, नेशनल वन हेल्थ मिशन के तहत यह आयोजित की गई थी। यह नेशनल वन हेल्थ मिशन का उद्देश्य यही है कि ऐसी परिस्थिति में हम कैसे निपट पाएंगे, उसी के तहत यह मिशन चलाया गया था। ठीक है, तो यहां पर 7 जुलाई के हमारे सभी करंट अफेयर हो जाते हैं, डिटेल में हमने डिस्कस किया। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज करने के लिए। बोरजुली वेटलैंड को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया, यह देखने को मिलेगी भारत के असम राज्य में। फिर मॉडिफाइड उड़ान स्कीम के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा कितना बजट आवंटित किया गया है, तो यह बजट आवंटित किया गया 28,840 करोड़ रुपए। 23 नए जीआई टैग प्राप्त करने के बाद जीआई टैग पंजीकरण के मामले में पश्चिम बंगाल देश में तीसरे नंबर पर है। माचा चाय का कमर्शियली प्रोडक्शन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना, तो यह बना है भारत का असम राज्य। ठीक है, उन्नत कोशिका और जिन थेरेपी के नियमन के लिए किस नियम में संशोधन किया गया है, तो औषधि नियम 1945 में। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत के जीव डेटाबेस में कितनी नई पशु प्रजाति को जोड़ा गया है? 709। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया, तो यह है विजय कुमार मोहंती। फिर यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया, तो सुनील भारती मित्तल को सम्मानित किया गया। हाल ही में पेरू के राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत दर्ज की है, तो यह जीत दर्ज की है कीको फुजिमोरी ने। वैज्ञानिक रूप से आयु निर्धारित विश्व का सबसे पुराना बरगद कहां पाया गया, तो यह पाया गया बिहार के मुंगेर में। ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के हमारे रिवाइज हो गए। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लेते हैं। किस हार्मोन को फील गुड हार्मोन भी कहा जाता है, तो यह है डोपामाइन। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है, तो यह टंगस्टन का बना होता है। भारत में नगर निगम के महापौर का कार्यकाल कितना है, तो यह है 5 साल का। ये सारे हमारे क्वेश्चन के आंसर हो गए आज के। ठीक है, अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे ले लेते हैं। 3014 मीटर ऊंची जाफू पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? पहला क्वेश्चन।
नल चरित्रम नाटक किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? और विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ये तीनों क्वेश्चन हमारे कमेंट में आंसर कीजिए। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक और शेयर करके जाइएगा। ठीक है, आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत।